और चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिरफिरे आशिक ने सरिये से अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया। लहूलुहान करके आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना सिडकुल क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। शादीशुदा प्रेमिका, बच्चों की मां, फैक्ट्री में काम करने वाले सहकर्मी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। पूरी वारदात देर रात की बताई जा रही है। तो सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला बोल दिया। प्रेमिका को लहूलुहान करके ये आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना सिडकुल क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में साथ करने वाले सहकर्मी ने इस महिला पर यह हमला किया। प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था, जिसमें सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर हमला बोल दिया है। देर रात का मामला बताया जा रहा है और अब पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र का ये मामला है, जहां इस सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला बोला। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में दोनों साथ में काम करते थे और प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है। और इसी मामले में इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को हमला करके घायल कर दिया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है और आरोपी की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। तो शादीशुदा प्रेमिका, बच्चों की मां है, फैक्ट्री में काम करने वाला ये सहकर्मी है, जिसके साथ महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को वार करके लहूलुहान कर दिया है और मौके से फरार है। तो उत्तराखंड में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं से एक तरफ जहां लोग दहशत में हैं, तो वहीं अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सिर्फ नवंबर महीने की अगर बात करें तो पहाड़ में हुई ताबड़तोड़ वारदातों ने सबको दहला कर रख दिया। बीते 23 नवंबर को अपराधियों ने विपिन रावत पर जानलेवा हमला बोल दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं 29 नवंबर को देहरादून में मंचलों ने स्कूली छात्रा पर गोली चला दी। हालांकि बड़ी मुश्किल से छात्रा की जान बच गई है। इधर 29 नवंबर को ही गुच्चूपानी पर्यटन स्थल पर एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। उत्तरकाशी में तो केदार भंडारी नाम का शख्स बीते 3 महीने से लापता है और पुलिस को अभी तक उसकी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है। और चलिए क्या स्थिति है, क्या हलचल है इन पूरे मामलों को लेकर प्रदेश में, ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था है बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं समय समय पर इन मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल आशी, अगर पिछले 8 महीनों की बात करें तो लगातार जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है प्रदेश में। जिस तरीके से हत्या के जो मामले हैं, पिछले 8 महीनों में 139 के करीब हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दुष्कर्म के मामले भी 500 से अधिक हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। इसी महीने की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया तमाम घटनाओं का, चाहे वो केदार भंडारी के लापता होने की बात हो, पत्थरों से कुचलकर किसी की हत्या करने की बात हो, या फिर बेसबॉल की स्टिक से जो है जानलेवा हमला और उसके बाद युवक की मौत हो जाना, ये तमाम जो अपराध है ये कुछ दिनों के भीतर ही घटे हैं। और ऐसे में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस पर लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं जो अमूमन उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो घटनाओं का इजाफा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लगातार जो क्राइम की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ी हैं और पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड की बेटी का जो हत्याकांड है, उस वहाँ से जो अगर शुरुआत करें, उसके बाद केदार भंडारी जो अचानक से लापता हो जाता है। पुलिस कहती है कि वो पुलिस कस्टडी से बाहर भागकर उसने नदी में कूद गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार जो परिजन है वो भी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनको पुलिस की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं वो प्रदेश में बढ़ी हैं। अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर और किच्छा, हरिद्वार और देहरादून, ये जो जिले हैं, यहाँ पर लगातार जो आपराधिक घटनाएं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार पुलिस के पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और लगातार विपक्ष के तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस भी इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल हमने देखा कि 2 जगह प्रदर्शन हुआ, जहां पर सुबह जो है उत्तराखंड की बेटी हत्याकांड को लेकर राजभवन कूच करने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उसके बाद पूरा एक हल्ला बोल कांग्रेस ने कैंट थाने में बैठकर किया। और कल ही के दिन जिस युवक पर 23 नवंबर की रात को हमला किया गया था, उसकी 7 से 8 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और कल उसकी मौत हो गई। ऐसे में फिर जो हमने देखा कि निजी अस्पताल के बाहर भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो
इसको हर एक ज़िले में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है वहाँ पर विशेष दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में सिर्फ अपराध ही नहीं, अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो ड्रग्स और जो स्मैक इस तरीके के तस्करी के जो मामले हैं उनमें भी पिछले 6 से 8 महीनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उत्तराखंड के कानून व्यवस्था लगातार जिस तरीके से चरमरा रही है और जिस तरीके से अपराध यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी ज़रूर है। और पिछले हमने एबीपी गंगा पर ही दिखाया था कि पिछले 22 सालों में अगर उत्तराखंड में बात करें तो जो अज्ञात शव है वो सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी कि महफूज है अपराधियों के लिए उत्तराखंड में शरण लेना। और यहाँ के शांतवादियों में भी इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, या फिर यहाँ पर किन्हीं लोगों को मार दिया जाता है या फिर मार कर यहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके का बड़ा क्राइम भी है। और हम कह रहे हैं 4700 से अधिक ऐसे अनआइडेंटिफाइड शव हैं जो अभी तक पुलिस जो है जिनके शिनाख्त नहीं कर पाई है। बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं वो ही कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ऐसा प्रदेश में हो क्यों रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। तो उत्तराखंड में अपराधी तो बेखौफ हैं, साथ ही साथ अब आम आदमी के दिलों से भी लगता है कि कानून का खौफ खत्म हो रहा है। देहरादून में कुछ लोगों ने एक लड़की की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उसकी जान चली गई, लेकिन सवाल यहां भी उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर ही उठ रहे हैं। खुलेआम हमारे आदमी की हत्या कर दी गई है और पुलिस देखती रह गई है। अपराधी आके जूतों के नीचे रौंद दे रहा है और सरकार देख रही है। पुलिस मिली हुई है, अपराधियों से मिली हुई है, संरक्षण दे रही है। क्या कि सब मिली भगत है और हमको तो सीधा सीधा उसकी धारा 302 पे अरेस्टिंग चाहिए। देहरादून में मारपीट के दौरान घायल हुए विपिन रावत ने दम तोड़ दिया, मगर विपिन की मौत कई सवाल खड़े कर गई। सबसे पहले पुलिस की भूमिका पर सवाल। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती है। पुलिस वालों ने इस केस में ना, जहाँ तक हमारा वाला केस है, इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। कहाँ 5 दिन तक हमको आश्वासन देते रहे कि भाई अरेस्ट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाप को उठाएंगे, नहीं होगा तो उसकी कुड़की कर देंगे। लेकिन जब टाइम दिया, जो टाइम हमको उन्होंने अरेस्टिंग या कुड़की करने का दिया था, उस टाइम पे हमको बेल दिखा देते हैं। इसके मतलब वो उसका बेल का इंतजार कर रहे थे। सबूत मिटाए जाते हैं, वीआईपी को बचाया जाता है, कुछ नहीं होता। लोग आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन में बैठते हैं, उनकी पिटाई होती है। इस राज्य में जगदीश मर जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। इस राज्य में केदार भंडारी मर जाता है, बिना एफआईआर के उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो मर जाता है। आज नई कड़ी के रूप में हमारा विपिन रावत मारा गया है। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो अब कहीं जाकर लखीबाग चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारी मान रहे हैं कि मामले में पुलिस की तरफ से कोई चूक जरूर हुई है। सूचना आई थी जिसमें कि 2 लड़कों के झगड़े में एक के सर पे चोट थी, तो उस संबंध में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और डॉक्टर के बयान के आधार पर हमने उसमें 307 की बढ़ोतरी की थी। उस संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच जो है अभी सूचना आई है कि जो उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है, तो इसमें हम लोग जो है संबंधित धाराओं को हमने बढ़ोतरी कर दिया और उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। 23 नवंबर की विपिन के साथ देहरादून में कुछ लड़कों ने मारपीट की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर विपिन की जान नहीं बच पाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। इधर रुड़की में एक युवक की लाश अनाज की टंकी के अंदर बरामद हुई है। मृतक युवक पौड़ी का रहने वाला था। पुलिस हत्या से जुड़े सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। रुड़की के भगवानपुर में युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। एक मकान के अंदर अनाज की टंकी में युवक की लाश मिली है। पुलिस ने वारदात की कड़ियां जोड़ने के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली है। कमरे से वारदात से जुड़े हर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस रूम में 3 युवक किराए पर रहते थे, मगर 30 नवंबर को युवक रूम को खाली करके चले गए। जानकारी के बाद पता चला वो यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था, तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनको उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है। युवक के जाने के बाद मकान मालिक ने आज ही कमरे को खोला था। कमरे में रखी टंकी से खून निकलते देख मकान मालिक के होश उड़ गए। मकान मालिक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मृतक की शिनाख्त नितिन के रूप में हुई है, जो पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट।
काशीपुर में सड़क हादसे में कांग्रेस नेता के बेटे की मौत। कांग्रेस नेता राशिद फारूकी के बेटे अमान फारूकी की मौत हो गई है। बीती रात अज्ञात वाहन से बाइक सवार अमान को टक्कर मार दी और इलाज के दौरान अस्पताल में अमान फारूकी ने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। काशीपुर में सड़क हादसे में कांग्रेस नेता के बेटे की मौत हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद फारूकी बताए जा रहे हैं, जिनके बेटे अमान फारूकी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीती रात अज्ञात वाहन से बाइक सवार ने अमान को टक्कर मारी और इलाज के दौरान अस्पताल में अमान फारूकी ने दम तोड़ दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने से छात्रों में आक्रोश अब देखा जा रहा है। छात्र संगठनों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। छात्र संगठनों ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। वीर शहीद केसरी चंद्र स्नातकोत्तर कॉलेज के छात्रों ने ज्ञापन भेजा है। छात्र संगठनों ने चुनाव नहीं कराने पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुड़की की। यहां भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाई जलाने का मामला सामने आया है। वहीं मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ सीएससी के अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सीएससी प्रभारी की माने तो एक्सपायरी दवाएं जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया और फिलहाल जांच जारी है और मामले में जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने फार्मासिस्ट को बुलवाया, मैंने कहा भाई क्या है ये मैटर। मैं भी खुद भी गई पीछे, मैंने देखा जाके कि क्या चीज़ है। तो मेरे फार्मासिस्ट ने यही बताया कि मैडम ये जो हमारा बहुत पुराना कभी कोई पिट रहा था, जो पहले के टाइम का होगा, और वो कब का है किसी को नहीं पता। उसमें दवाइयाँ भी थी, वो कब की थी या क्या था, वो उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। पुराना कोई पिट रहा था, उसी की किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वीडियो बनाई गई है। इधर हरिद्वार में ई रिक्शा यूनियन नए ट्रैफिक प्लान के विरोध में उतरा है। रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और नए ट्रैफिक प्लान को वापस लेने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर ई रिक्शा चालकों ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। आप कोई मेरी गाड़ी बुक कर रहे हो, है ना? आपने बुकिंग कर दी है ना, मुझे स्टेशन जाना है और ये भगत सिंह चौक उतार रहे हैं, तो वहाँ पे उतरोगे आप? हम आपको अगर उतारते हैं तो आप पैसे दोगे उसका? नहीं दोगे ना सर। तो यही है, हमको रूल नहीं चाहिए। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला शनिवार को कोटद्वार पहुंची, जहां उन्होंने सिद्धबली धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। सिद्धबली की शरण में पहुंची उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला ने लिया बाबा का आशीर्वाद। उर्वशी रौतेला ने बाबा के भंडारे में लिया प्रसाद। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने गृह क्षेत्र कोटद्वार पहुंची। इस दौरान उर्वशी ने पौराणिक सिद्ध पीठ सिद्धबली धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उर्वशी रौतेला ने कहा कि वो बाबा का आशीर्वाद लेने आई थी, बाकी लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन इसको तो हम व्यक्त भी नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। और सिद्ध बाबा आई थिंक सभी को आना चाहिए, इतनी प्यारी जगह है। मंदिर के पुजारी ने उर्वशी को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद उर्वशी रौतेला ने मंदिर की परिक्रमा की। उर्वशी ने बाबा के दर्शन करने के बाद भंडारे में बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तस्वीर को देखिए, उर्वशी एक आम श्रद्धालु की तरह भंडारे का प्रसाद खा रही है। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश की रिपोर्ट। तो रुड़की का एक दुल्हा अपने दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया। बताया जा रहा है कि दुल्हे की बारात यूपी के बिजनौर गई थी और दुल्हा अपने दादा और नई नवीली दुल्हन की इच्छा पूरी करने के लिए दुल्हन को हेलीकॉप्टर में घर लेकर आया। ये मेरी धर्मपत्नी है, इनकी दिलो इच्छा थी हेलीकॉप्टर में विदाई करने की, इसलिए इनके घर वालों ने फिर और हमारे घर वालों ने मिलके ये अरेंजमेंट किया है। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ में काफी उत्साह है। इधर केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने पर निर्माण काम फिर से शुरू कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 200 टन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। केदारनाथ धाम बेस कैंप के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। तो मौसम साफ होने पर एक बार फिर से निर्माण काम शुरू हो गया है।
लगातार बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते जो निर्माण काम थे उन्हें रोक दिया गया था। गांव में अभी भी हमारे करीबन 300 से अधिक लेबर हैं जो कि काम कर रहे हैं, और जो हमारे बचे हुए कार्य हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि इस सीज़न में या फिर यात्रा अगली साल की जो यात्रा है उससे पहले। और इसी खबर के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।